Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick off with Khushamdeed. Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. Some good news from international football. लेकिन अगर हम local football की बात करते हैं तो जो unfortunately मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन जो एक तमाशा चल रहा है पाकिस्तान फुटबॉल के साथ, फिर से उसमें जो है थोड़ी सी जान आ गई और तमाशा ये अब सर्कस में बदल गया है, क्योंकि एक दफ़ा फिर फीफा ने जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल फ़ुटबॉल से सस्पेंड कर दिया है। एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि ये फेडरेशन जो है या जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी, ये इलेक्शंस अपने टाइम पे एक दफ़ा फिर नहीं करा पाई है। एंड ये जो इम्पास है ये चलते जा रहा है और बिल आखिर फीफा ने जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। तो इस पर हम तफसील में बात करेंगे शो के शुरू में ही, लेकिन क्विक आपको मैं अपडेट ये ज़रूर दे दूँ कि अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पे EFL कप इंग्लैंड के अंदर खेला गया और अब उसके जो फाइनलिस्ट हैं वो सामने आ गए हैं। इट्स लिवरपूल एंड न्यूकासल। कांटे का मुकाबला होगा गिवन द फॉर्म बोथ दीज टीम्स आर इन एट द मोमेंट एंड व्हाट दे ब्रॉट इन दिस कंपटीशन। साथ साथ स्पेन के अंदर हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद पहली बार सेम लाइनअप हुआ है ऑफ सेमीफाइनलिस्ट रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल सोसिएदाद। ये भी बड़ा अच्छे मुकाबले में देखने को मिलेंगे। और इटली के अंदर इंटर मिलान इज़ आउट, AC मिलान इज़ थ्रू to the semis of the Copa Italia as well. And नेमार का ऑफिशियल डेब्यू हो चुका है सैंटोस के साथ एंड हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर विंडो। लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। आई हैव विद मी माय यूजुअल सस्पेक्ट्स। उस्मान मलिक, हाउ आर यू सर? ऑल वेल? ऑल वेल ऑफ कोर्स। अल्तमश, कल का जो मुकाबला हुआ है और जो मैच देखने को मिला है आज, इसलिए बड़ा चार्ज अप हूँ मैं और पूरी उम्मीदें हैं। लेकिन ये तो मुकाबला ही नहीं था। Spurs not a single shot on target. आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही है। इट वाज वन साइडेड अफेयर बट ओवरऑल दोनों बड़े कंट्रास्टिंग मैच हमें देखने को मिले। वहाँ पे न्यूकासल ने आर्सेनल को बिल्कुल ही जो है ना आउटप्ले किया, यहाँ टॉटनम को लिवरपूल ने किया और वाकई आप सही कह रहे हैं। और न्यूकासल के पास अब ये मौका है कि 70 साल के बाद वो शायद कोई ट्रॉफी जीतें, क्योंकि पिछले 3 फाइनल्स में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत सके। बट दिस इज़ देयर अपॉर्चुनिटी एज वेल। आई मीन जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है और बिसाइड लिवरपूल दे आर द फॉर्म of their lives actually, the best team in Europe, I would say it again. और quadruple का जो सपना है वो अगर तो इंजरीज नहीं रही तो I personally think आर्ने स्लॉट will make history। और I think उन्होंने जो क्लॉप की टीम आगे लेके चले हैं और उनको और बेहतर किया है। और हम इंजरी का रिकॉर्ड ये है कि 90% उनके तमाम सीजन फाइनल में भी 90% प्लेयर्स अवेलेबल रहे हैं। तो आई थिंक उनकी ये जो काविश है, जो उनकी टीम है उसके साथ इंजरी के खतरात बड़े मिनिमल हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। बिसाइड बिल्कुल आपने सही कहा कि स्पेनिश लीग के अंदर भी ये जो है 3 बड़ी टीम्स डेफिनेटली एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, दे क्वालिफाइड। रियल सोसिएडाद प्रोबेबली आई थिंक सबसे ज़्यादा उनको होगा कि हम ये ट्रॉफ़ी कोपा डेल रे की जीतें। और फ्लोरेंटीना ने जो है वो इंटर मिलान को बाहर कर दिया, विच इज़ अ ह्यूज, बड़े कन्विंसिंग मार्जिन से 3-0 के स्कोर लाइन से। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। आई मीन वीक डेज की फुटबॉल के अंदर हमें देखने को मिली। बिल्कुल सही जी लतीफ़। ओह सॉरी लतीफ़, वेलकम टू द प्रोग्राम। ऐसा लगा कि उस्मान ने हमें बातों में खोद के बुलवा दिया। वेलकम टू द प्रोग्राम, कैसे हैं आप? ठीक है? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमश। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चलूँ कि जो फुटबॉल मैनेजर 25 जो ये गेम है स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव की, जो बड़ी पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, उसका जो इस साल का जो गेम आनी थी नवंबर में वो पोस्टपोन होती गई और अब ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फुटबॉल मैनेजर 25 अब नहीं रिलीज़ होने वाली, डायरेक्टली 26 रिलीज़ होगी। इट्स नॉट द सेम एज फीफा या जिसको FC 25 हम कहते हैं। इट्स नॉट द सेम गेम। पाकिस्तान में ऑब्वियसली फीफा FC 25 ज़्यादा पॉपुलर है, बट लेकिन फुटबॉल मैनेजर की भी काफ़ी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो आई जस्ट थॉट आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अपडेट द फैंस। उसके अलावा आपने बात की मैनेजर की, एकदम से मुझे याद आ गया कि जनवरी के मैनेजर ऑफ द मंथ एंड प्लेयर्स ऑफ द मंथ, गोल ऑफ द मंथ, एवरीथिंग वेंट टू बोर्नमouth दिस मंथ फॉर इन द प्रीमियर लीग। बड़ी बात है। एब्सोल्युटली वेल डिजर्व्ड अल्तमश। वो अभी लास्ट गेम जो हारे थे लिवरपूल से, उससे पहले जो उनका रन चल रहा था, इट वाज लाइक 10 गेम्स अनडिफीटेड एंड वो बड़ी ज़बरदस्त एक उनका फॉर्म था। एंड जो आयरोला जो उनके मैनेजर हैं, आई थिंक ही इज गोना बी अ हॉट प्रॉपर्टी इन द समर्स। आई वोंट बी सरप्राइज इफ अ बिग क्लब कम्स फॉर हिम एंड उनको शायद स्वीप कर लें और किसी और क्लब में वो अगले साल हम उनको देख सकें। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही है। चलें जी, अब हम बात करेंगे जो पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर जो इमिनेंट बैन तो फिलहाल नहीं लगा, लेकिन सस्पेंड ज़रूर कर दिया है फीफा ने। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे जो ज्वाइन करें डॉन
अखबार के स्पोर्ट्स एडिटर एंड फुटबॉल के करता धरता हमें इन्हें ज़रूर कहते हैं, और हमारे शो पे भी अक्सर ये आते रहते हैं, और उस्मान लतीफ़ के बड़े गहरे दोस्ती भी हैं इनके साथ। उमैद, वेलकम टू द प्रोग्राम, हाउ आर यू? Thanks, Altamash. I am good. Pakistan football is not doing so good. वो तो ये तो कहानी हम पिछले 8 साल 10 साल से यही हम कहानी सुनते जा रहे हैं और यही चलता जा रहा है। बट लेटेस्ट उम्मीद आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कल आई थिंक रात को अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान में खबर आई कि फीफा ने हमें सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि जो कांग्रेस पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की है उसके अंदर जो है वो जो स्टैट्यूट्स वो चेंज करना चाह रही है फीफा, उस पर जो है वो रजामंद नहीं हो रहे, और अब उनको जाके जो है इस वजह से फीफा ने अब सस्पेंड कर दिया है। ये बताइए कि ये कौन से स्टैट्यूट्स हैं, उस पर क्यों एक हमें नज़र आ रहा है कि एक डेडलॉक हमें नज़र आ रहा है ये बरकरार होते हुए? अच्छा, मोस्टली जो है ना, मोस्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स की जो रिवीजन है ना वो कांग्रेस मान रही है। एक जो क्लॉज है ना, बेसिकली जो आर्टिकल 38 है, जो कैंडिडेसी ऑफ द पीएफएफ प्रेसिडेंट है, उस पर इनका मसला चल रहा है कि फीफा ये कह रही है कि जी इलेक्शन ओपन कर दें कि हर कोई उसमें पार्ट ले सके। लेकिन जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चला जाए, और जो कांग्रेस के ऑफिशियल्स हैं या पीएफएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो इलेक्शन लड़ सके। बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर उम्मीद ये बताइए कि क्या जो आपके मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उनके पास इतना पावर है कि वो इस चीज़ को चैलेंज कर सकें? और अगर फीफा जो आपकी गवर्निंग बॉडी है वो एक चीज़ इंप्लीमेंट करना चाह रही है तो इसमें ये कांग्रेस मेंबर्स को क्यों इशू आ रहा है? इसमें इशू ये है कि जो कांग्रेस है वो आपकी इलेक्टेड बॉडी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो भी डिसीजन पीएफएफ लेती है वो कांग्रेस से रेटिफाई होते हैं, और ये जनरल रूल है कि वो कांग्रेस ही रेटिफाई करेगी। तो इसी वजह से फीफा ने ये जो टेबल किए अमेंडमेंट्स, ये इसी वजह से कांग्रेस पे टेबल किए ताकि वो उसको एक्सेप्ट करे और फिर ये फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाए अमेंडमेंट। लेकिन जो कांग्रेस है उसने 19-5 की मेजोरिटी से इनको रिजेक्ट कर दिया, जिस पे ऑफ कोर्स फीफा ने फिर वो एक्शन लिया कि जी आपके स्टैट्यूट हमारे इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स नहीं है, तो इसलिए हम बैन कर। ठीक है, तो उम्मीद फर्दर क्लैरिफाई करें कि ये जो मेंबर्स जो नहीं चाह रहे कि ये चेंजेस आए वो उनका क्या लॉजिक बन रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी जानते हैं कि फ़ायदा तो किसी का नहीं है। अब हम सस्पेंड हो चुके हैं, पिछले 7 साल में ये तीसरी दफ़ा है कि हम सस्पेंड हुए हैं, किसी का फ़ायदा नहीं, तो ये क्यों इस चीज़ पे बज़द हैं? मुझे ना इसका रैशनल अभी तक फीफा ने क्लियरली बताया नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि फ्री एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो। तो इसमें ये एक सवाल उठता है कि आपने जो प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए हैं वो तो आपने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कराया ना, पुरानी वाली। तो वो इसका मतलब फ्री एंड डेमोक्रेटिक नहीं थे या फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, और अब आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी वो हम फील्ड ओपन कर देते हैं और ये वाले चेंजेस कर लेते हैं। और ये जो फीफा की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का जो वो आया है ना, ये एनसी को लास्ट ईयर इन्होंने बोला है कि जी ये अब आपके मैंडेट का हिस्सा है। जब एनसी शुरू में अपॉइंट हुई थी सितंबर 2019 में, तब उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था कि जो नई इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगी पीएफएफ की, वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगी। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन है जो चल रही है। ठीक है, और अब पाकिस्तान फुटबॉल फिर से बैंड है और हम अब इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकते, और वो एक बुरी खबर है क्योंकि हमारे बड़े कुछ इवेंट्स आ रहे थे। एशियन कप क्वालिफायर्स हमारे शुरू हो रहे हैं अगले महीने से। बिल्कुल ठीक। अच्छा उमैद, क्योंकि आप ऑब्वियसली गहराई में जाके इस तमाम मैटर्स को कवर करते हैं, आप बोथ साइड से आपके सोर्सेज हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्या आपको ये जल्द ये मामला सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है, या जो ये इम्पास है ये आपको लगता है कि अब ये चलता रहेगा और देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर दिस? अच्छा, कल अगर आप नोटिस करें, कल जो है ना वो सुबह हारून मलिक साहब जो पीएफएफ-एनसी के चेयरमैन हैं, वो कल नेशनल असेंबली की कमेटी के सामने भी पेश हुए थे, जहां उन्होंने ये बोला था कि जी वो हमारा जो है वो सस्पेंशन इमिनेंट है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है उस
को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो बोलेंगे जी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट कर लें। उसके साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने एक सब कमेटी भी बनाई है, क्योंकि उनको जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर कुछ डाउट्स हैं और कुछ ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे उन पर। तो ये मामला अब जो है ना वो यही होगा कि गवर्नमेंट कुछ कोशिश करेगी, कुछ ब्रेक थ्रू हो इसमें, और इसमें देखिए सबको जो है ना वो अपनी सफाई पेश करनी होगी अपने हर एक्शन की कि जी हो क्या रहा है। और असल में यही मसला है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज हुए थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन में तो खैर बहुत कमी थे और वो बड़े ओपन इलेक्शन हुए थे, बहुत फेयर इलेक्शन हुए थे जिसपे इतने कोई अपील्स नहीं आए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शन हुए थे उन पे काफी जो है ना वो ऑब्जेक्शन आए थे। और उसके बाद अब ये भी हुआ था कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसने पीएफएफ कांग्रेस में 3 विमेन मेंबर्स को नॉमिनेट किया था जो इलेक्ट होकर आती हैं, तो उस पर भी वो गौर व फिक्र करेंगे कि ये मूव कैसे हुई। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये कितना टाइम है, सारी पार्टीज बैठ के बात करती हैं और वो तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। बेसिकली 4-5 महीने इसमें कहीं नहीं गए और फर्दर जिसमें हम हमारे प्लेयर्स जो हैं और हमारा एक्शन फुल इसमें डिप्राइव होगा, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मिनिमम। देखें शायद तो ये जल्दी हो जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मैंडेट आज एक्सटेंड हुआ है 31 जुलाई तक, जो फरवरी 15 को खत्म होने वाला था, तो फीफा ने बैन के साथ साथ वो मैंडेट भी एक्सटेंड कर दिया। तो How does that make any sense? एक जगह आप सस्पेंड कर रहे हैं, एक जगह आप बहाल भी कर रहे हैं और आप ऑलरेडी 3 से 4 दफ़ा इनको बहाल कर चुके हैं। इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। लॉर्ड हेल्प पाकिस्तान फुटबॉल। और मैं आपका बहुत शुक्रिया। होप टू हैव यू इन द स्टूडियोज वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ये तो Umaid Waseem telling us about what's going on in the Pakistan Football Federation. We are suspended, but yet again FIFA ने जो है NC को जो है उनकी टाइमलाइन और एक्सटेंड कर दी है। वी रियली होप कि एटलीस्ट इस टाइम फ्रेम के अंदर अब इलेक्शंस हो जाएं बिल आखिर, क्योंकि एक मजाक बन चुकी है पाकिस्तान की फुटबॉल। How long can this go on for? आगे बढ़ते हैं। Let's discuss the match between Liverpool and Tottenham Hotspurs in the EFL semi-finals. लिवरपूल ने बासानी ये मैच जीता। इनफैक्ट इस मैच में वो अंडर प्रेशर थे क्योंकि वो 1 गोल के डेफिसिट से ये मैच शुरू करने जा रहे थे। बिल्कुल बरक्स 4 गोल वो स्कोर करते हैं, बासानी स्पर्स का आउट क्लास करते हैं। देखते हैं इस मैच के हाईलाइट्स और फिर इसे डिस्कस करते हैं। हाउ पोएटिक। लास्ट जब ये जीते पिछले साल तब इनका ही गोल आया था और आखिरी गोल भी इन्होंने एनफील्ड पे वैन डाइक ने ही किया। इस मैच में 64% पोजेशन रहती है, 3.72 इनका एक्जी रहता है इस मैच में। ये भी हमें जाके स्टैट्स देखने पड़ेंगे कि इस सीज़न कितने ऐसे मैच लिवरपूल ने खेले जिनमें इनका एक्जी 3 से ज़्यादा था। बहुत लंबा बड़ा नंबर होगा ये। बरक्स स्पर्स का एक्जी वॉज जस्ट 0.18 विद 0 शॉट्स ऑन टारगेट। इट्स अनबिलीवेबल ये स्पर्स ने ये मैच कैसे खेला है। एंड पोस्टेकग्लू की हिस्ट्री के अंदर उनकी कोई भी ऐसी टीम नहीं जिनके कभी भी किसी मैच में उनका 0 शॉट्स ऑन टारगेट रहा, वो आज इस मैच में हो गया। व्हाट हैपेंड टू एंज बॉल, ज़रा मालूम करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। कैसे देखते हैं आप ये मैच? एंड स्पर्स मतलब समझ के बारे कि ये हो क्या रहा है, 17 years विदाउट अ ट्रॉफी एंड नाउ गोइंग आउट लाइक दिस। गैरी नेवल जो है अपना मुंह छुपा रहे फिर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि जो है ना मैं ये देख रहा हूँ कि स्पर्स ये मैच जो है ना वो ड्रॉ कर जाएगा और मैं उनको देख रहा हूँ कि वो फाइनल में पहुँचेंगे। तो आई डोंट नो वेयर ही इज हाइडिंग एट द मोमेंट, बट दे कंप्लीटली स्मैश्ड इट एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग दिस एट एनफील्ड। मेरे ख्याल में लतीफ़ ने भी इस बात का जिक्र किया था कि सेकंड लेग एनफील्ड पे इट्स ह्यूज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, डेंजरस। I mean, the crowd is behind you and the whole team turned up from the word go. अगर हम देखते हैं Szoboszlai, what a player he is actually, number 10 पोजीशन पे। और हमने देखा कि जब वो स्टार्ट करते हैं वो बेइंतहा जो है ना बॉल्स को स्प्रे करते हैं टूवर्ड्स साला, टूवर्ड्स गैक्पो, दोनों राइट एंड लेफ्ट पे जो है एक बड़ी डोमिनेंस के साथ खेल रहे हैं। और नूनेज हमने देखा कि उन्होंने पेनल्टी ज़रूर विन की, बट जिस तरह से वो इन तीनों अटैकर्स को वो अपनी तरफ जो है डिफेंस को अपनी तरफ लेके आते हैं और फिर पूरा मौका देते हैं साला और गैक्पो और Szoboszlai को रन्स करने के। लेकिन यहाँ जो कल्ट हीरो रहे हैं वो तो ब्रैडली रहे हैं, कॉनर ब्रैडली। आई मीन उनकी क्या बेहतरीन गेम है। अगर हम उनके अटैक को देखें, उनके डिफेंस को देखें, अलेक्जेंडर आर्नल्ड इंजर्ड थे, बट ओवरऑल आई थिंक एवरीथिंग वाज वर्कड सो वेल फॉर लिवरपूल। फर्स्ट हाफ के अंदर ठीक है 1 गोल ही आता है, लेकिन जितने चांसेस मिस हुए हैं और 1-2 दफ़ा वुडवर्क लगा है
तो could have been like 7-8 goals against a very weak Spurs team. I mean, एक opportunity ज़रूर सॉन को मिली थी जिनमें उन्होंने वुडवर्क मारा. That was वो शॉट ऑन टारगेट तो नहीं हम उसको कह सकते, बट बिल्कुल एक वन डायमेंशनल गेम थी. और इवन जब हम देखते हैं कि वैन डाइक स्कोर करते हैं उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, कौनसा को मौका मिलता है, उसके बाद भी जो है टीम प्रेस कर रही होती है. और सैबोस्लाई इवन 90th मिनट में मैं देख रहा होता हूँ कि वो प्रेस कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं बॉल छीन के और गोल स्कोर करने की. आई थिंक जो एनर्जी, जो एक फ्रेशनेस टीम के अंदर है, और जिस तरह से रोटेशन, आर्ने स्लॉट को बड़ा क्रेडिट देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो यहाँ पे वही क्लॉप की टीम है. एक केज़ा उन्होंने जो है समर में ख़रीदा था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर प्लेयर एक फिट प्लेयर नज़र आ रहा है, और फिर इंजरी फ्री भी है, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है. ग्रेवनबर्ग की मिसाल सामने है, जोन्स हो गए, इवन मैक एलिस्टर बेंच से आते हैं. तो आई थिंक इट्स वर्किंग रियली वेल फॉर देम. और मैं ये समझता हूँ कि ये चारों कंपटीशन के अंदर मुझे अपेरेंटली एज अ न्यूट्रल अगर मैं कहूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम लिवरपूल को इस वक्त रोक सकती है, अनलेस कोई दाना खासा मेजर इंजरी क्राइसिस का सामना ना करना पड़े. बिल्कुल. और डिस्क्लेमर ये कि एज अ न्यूट्रल आप ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात कर रहा हूँ. पूरा खुलासा कर दिया लिवरपूल का. ज़रा स्पर्स के एंगल से आप बता दें कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआ एंज बॉल को. और जो एक चीज़ आपने हाईलाइट की थी आज से 3 या 4 शोज पहले, स्पर्स की इंजरीज को लेके, रिचार्लिसन आते हैं वापस और फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं. एग्जैक्टली. सो देखो, क्लियर बात ये कि ही वाजंट मैच फिट टू स्टार्ट, बट डेफिनेटली पोस्टेकोग्लू ने एक चांस लिया रिचार्लिसन को स्टार्ट करा के, और वो चांस फेल हो गया. आई एम श्योर 100% तो वो नहीं थे, बिकॉज उनके कितने ट्रेनिंग सेशंस हुए होंगे और उन्होंने कितने मैचेस खेले थे अपनी इंजरी के बाद, हार्डली. So this goes on Postecoglou for sure. I have no sympathy for him. देखें, सिंपल सी बात है, उन्होंने गैरी नेविल का जिक्र किया, उस्मान ने, जेमी कैरेगर ने क्या कहा मैच के बाद के एक्रिंगटन स्टैनली गेव मोर ट्रबल टू लिवरपूल देन टॉटनहम हॉटस्पर्स. आप इस बात से अंदाजा लगाएं, बिकॉज 0 शॉट्स ऑन टारगेट इन XG ऑफ जस्ट 0.16 या 1.2 राइट. हाँ, कुछ जगहों पे मुख्तलिफ उस पर आ रहे हैं. बट अच्छा, एंज बॉल के जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उनको भी अबैंडन किया. हमने यहाँ पे देखा 3 मैन डिफेंसिव मिडफील्ड थी उनकी इन दिस. बट बेंटनकॉर भी खेल रहे थे, पैपेसार भी खेल रहे थे, और बिसुमा भी खेल रहे थे. तो ये तीनों जो हैं कोशिश कर रहे थे कि डिफेंडिंग करने की, लेकिन क्या उन्होंने डिफेंडिंग की समझ ही नहीं आया. और उनका जो डेब्यूटेंट थे जो टॉटनहम ने अभी साइन किए, डैंजो सेंटर बैक, उन्होंने ये गेम स्टार्ट की, बट वो भी कुछ कर ना सके. लेकिन सिंपल सी बात ये कि ये प्लान ही कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि आपने एक जो पूरी टीम की जो फिलॉसफी और प्लेयर्स को, मतलब 2 साल, दूसरा साल है ना ये एंज का, आपने एक ही चीज के लिए ट्रेन किया है, टू अटैक, टू प्ले योर नेचुरल गेम, टू प्ले द अटैकिंग गेम. इतने क्रूशियल मैच में आप मतलब 180 स्विच जब मारेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत कम हो जाती है, बिकॉज आपने ट्रेनिंग करने का मौका कब मिला होगा, आपने कब डिफेंसिव एट्रीब्यूट से वर्क किया होगा. और मतलब, और पोस्टेकोग्लू के पास कोई ऐसा सेट पीस कोच भी नहीं है, कोई डिफेंसिव इतने माइंडेड कोचेस नहीं है उनके पास कि जो ड्रिल कर सके इतने शॉर्ट टाइम के अंदर. तो ये एक रिस्की स्ट्रैटेजी थी. लेकिन मैं बताऊं, अगर टॉटनहम अटैक के लिए खेलता और तब हारता, तो तब भी मीडिया ने यही बोलना था और हम जैसे लोगों ने यही बोलना था कि भाई व्हाई टॉटनहम वाज सो एक्सपेंसिव. तो उन्होंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की. ही abandoned his principles and even then he lost. But the problem is he's always been saying कि come what may, I will not change my principles or the way of playing, which he did. इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस मैच के बाद, एंड पोस्टेकोग्लू से, एंड स्पेशली जो लतीफ़ ने बात की कि जेमी रेडनैप जो उनको कह रहे थे, उस पर क्या उन्होंने जवाब दिया. Doesn't bother me pretty much, कहते हैं. एंड पोस्टेकोग्लू, let's wish him and the team the best of luck, क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली उनके सितारे और उनके प्लेयर्स काफ़ी गर्दिश में हैं. आगे बढ़ते हैं, एक और डिस्कस कर लेते हैं. सेमीफाइनल ये खेला गया बिटवीन न्यूकासल एंड आर्सेनल. न्यूकासल बीइंग द बोगी टीम ऑफ आर्सेनल वंस अगेन, एंड न्यूकासल ने प्रीटी मच आर्सेनल को जो है आउट क्लास किया ओवर द 2 legs, एंड दे हैव मेड इट टू द फाइनल्स वंस अगेन ऑफ द EFL कॉम्पिटिशन. अब इस मैच के हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं. एंड इसके बाद तकरीबन 56 ईयर्स की जो वेट है न्यूकासल की ख़त्म हो सकती है अगर ये फाइनल जीतते हैं वेम्बली पे. बट एटलीस्ट इन्होंने ओवर द 2 legs 4-0 के एग्रीगेट स्कोर से इन्होंने आउट क्लास किया आर्सेनल को. यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ईसाक का गोल जो है वो डिसला होता है, वरना इनकी और भी इनकी स्कोर लाइन बेहतर हो सकती थी. एंड जो 11 प्लेयर्स जो खेल रहे थे फील्ड पे, उनकी तो कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन इस मैच में, ख़ास तौर पे इस मैच में 12th मैन का बहुत बड़ा फैक्टर था. सेंट जेम्स का जो तमाशाई वहाँ पे थी, जो उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था. डेफिनेटली आर्सेनल हैड अ वेरी टफ टाइम.
And just as if Fabian Schär had Declan Rice completely in his pocket throughout this match as well. Newcastle are well and through, and let's see how they fare now in the finals. But उस्मान कैसे देखते हैं इस मैच को? And Arsenal, एंड में तो जो न्यूकासल के फैंस हैं वो गाने गा रहे थे अर्थाता के बारे में कि अब वो बॉल का एक्सक्यूज़, क्योंकि पहले लेग में वो बॉल का वो एक्सक्यूज़ बना रहे थे कि भाई बॉल में खराबी थी। बिल्कुल बॉल में ही खराबी है। और आप देखें कि आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को हम्बल किया और न्यूकासल ने आर्सेनल को हम्बल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन दोनों अगर हम टाइम की बात करें तो इट वाज अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट जो सिटी के अगेंस्ट आर्सेनल की परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे हमने देखा है अलेक्जेंडर इसाक प्रोबेबली आई थिंक द बेस्ट स्ट्राइकर इन यूरोप आई वुड से राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वो नंबर 9, 10 दोनों पोजीशन पे बड़े करामत हैं। एंथनी गॉर्डन उनका जो है वो ऑल्टरनेट अगर जिस तरह से वो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज़ अमेजिंग। जिस तरह से न्यूकासल ने प्रेसिंग की और हमने देखा दूसरा जो ख़ास तौर पे जो दूसरा गोल था एंथनी गॉर्डन का, वो भी उसी वजह से डेविड राया की गलती थी। पहले ही जो है इसाक हमेशा सलीबा के अगेंस्ट उनकी जो परफॉर्मेंस है, सलीबा काफ़ी क्लूलेस नजर आती है। इवन इज सपोज टू बी द बेस्ट डिफेंडर आर्सेनल के लिए। कितनी क्लीन शीट्स उन्होंने और कितनी बेहतरीन। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि रियल मैड्रिड वो प्रॉब्ली बिड फॉर हिम और बहुत कोई महंगी जो है ऑफर लगाएंगे। और सलीबा इस मैच के अंदर उनके पास कोई आंसर नहीं था। इवन जो पहला डिसअलाउ गोल था वो भी बिल्कुल एक क्लियर थ्रू एक रन था अलेक्जेंडर इसाक का। दूसरा भी हमने देखा कि वो पोस्ट को हिट करते हैं और फिर जैकब मर्फी जो हैं वो गोल स्कोर करते हैं एम्प्टी नेट के अंदर। मिडफील्ड की तारीफ ज़रूर करूंगा मैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जो आर्सेनल की मिडफील्ड थी कंपेयर टू न्यूकासल पिछले मैच में भी और इस मैच के अंदर भी, गुमेरेज हो गए, टोनाली हो गए, जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है दैट इज़ रियली अमेजिंग। डिफेंस बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज रहा। तो आई थिंक आर्सेनल कम्प्लीटली आउट क्लास हुई है फर्स्ट लेग में भी, सेकंड लेग के अंदर। और ये और अफसोस इस चीज़ का ही हुआ है, ऑडेगार्ड के शॉट के अलावा अगर हम बात करें तो इवन जब पहला गोल होता है या दूसरा गोल होता है कोई एफर्ट नज़र नहीं आती है आर्सेनल की तरफ से कि किसी तरीके से गेम के अंदर वापस आएँ, कोई ऐसा तरीका करें कि एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल तरीके से बाहर हो जाएं, लेकिन कोई एफर्ट नज़र नहीं आती। जब एंथनी गॉर्डन का दूसरा गोल आता है तो आर्सेनल बिल्कुल ही लाजवाब थी। और हम कह सकते हैं, और फिर ऊपर से इंजरी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। मार्टिनेली भी इंजर्ड हैं और काफ़ी प्लेयर्स जो हैं आर्सेनल के इंजर्ड हैं। और मैं समझता हूँ आगे सीज़न में उनको काफ़ी मसले मसाइल होंगे। और जिस तरह समर्स में उन्होंने कोई स्ट्राइकर भी नहीं ख़रीदा, 600 मिलियन की आर्टेटा ने अभी तक स्पेंडिंग की है और अभी तक दे आर स्टिल लुकिंग फॉर आंसर्स। बिल्कुल सही। जी लतीफ़, तुम्हें जो फॉर्मेशन खिलाई थी न्यूकासल ने 5-4-1 खिलाई थी एंड दे वर ट्राइंग टू प्ले ऑन द काउंटर। अब सबसे मजे की बात ये थी कि आर्सेनल जस्ट हैड वन मैन अप टॉप दैट वाज हैवर्ट्स और अगेंस्ट 3 सेंट्रल डिफेंडर्स, तो वो तो ऑब्वियसली एक मिसमैच है ही। तो दैट अलाउड फैबियन शार के वो मिडफील्ड में जाके प्रेस करें। और जो स्पेशली सेकंड गोल आया था, वो जो उन्होंने बॉल विन की थी, वो इतने हाई अप द फील्ड ओडेगार्ड से बॉल विन की थी और इंटरसेप्ट करके उन्होंने फिर गॉर्डन को दिया था और फिर वो सेकंड गोल हुआ था। तो वो टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली एडी हाउ ने आर्टेटा को छुट्टी कर दी उसकी, जिसे कहते हैं। बहुत शानदार उनकी स्ट्रैटेजी थी। उसके अलावा मतलब ओडेगार्ड का एक शॉट था जो पोस्ट पे हिट हुआ, फ्यू एंड फार इन बिटवीन कुछ चांसेस थे। देयर वाज रियली ऐसा लग नहीं रहा था कि आर्सेनल ये मैच जाके मतलब जीत लेगा या कुछ इस तरीके से ज़्यादा डोमिनेट करेगा। न्यूकासल ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हो, तब चाहे वो मिडफील्ड हो, डिफेंस हो, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल सही है। एंड अगर प्रेडिक्शंस हम लें आप दोनों से फाइनल की आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? It's going to be what, Newcastle versus Liverpool, right? नहीं, it's hard to look past Liverpool, लेकिन एडी हाउ, और देखिए अगर इंजरीज नहीं होती ना लिवरपूल की तो फिर नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि न्यूकासल हरा सकेगा। मैं समझता हूँ कि वेम्बले में बहुत ख़राब रिकॉर्ड है न्यूकासल का। तो ये एक तो ये एज और जिस तरह की फॉर्म चल रही है लिवरपूल की, लगता है। बट न्यूकासल वुड बी इवन डिफिकल्ट ओपोनेंट देन आर्सेनल आई वुड से इन फाइनल्स। बिल्कुल सही। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर अ गुड फाइनल। मार्च के मिड में आई थिंक इसका जो है फाइनल खेला जाएगा एंड लेट्स सी कि यहाँ क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेन के कप कंपटीशन की बात करते हैं जहाँ पे रियल, बार्सा, एटलेटिको मैड्रिड, रियल सोसिएडाड ऑल वन देयर मैचेस। पहले ज़रा मैच देख लेते हैं। 5-0 के स्कोर लाइन से बार्सिलोना आउट क्लास करती है वलेंसिया को। अब से कुछ हफ्ते पहले इन दोनों टीम का मुकाबला होता है, उसके अंदर भी आई थिंक 7-1 के स्कोर लाइन से बार्सा ने जो है
वलेंसिया को शिकस्त दी थी और इस मैच के अंदर जो है हम देखते हैं फरहान टोरेस उनकी हैट्रिक होती है अगेंस्ट हिज बॉयहुड क्लब और ही डजंट सेलिब्रेट एंड देन देयर इज लोपेज एंड यमाल दे स्कोर एज वेल एंड इन द अदर मैच वी सॉ रियल मैड्रिड वर्सेस लेगनेस वहाँ 3-2 के स्कोर लाइन से वो जीतते हैं लेकिन barely they win that match 2 से वो लीड कर रहे थे एंड देन लेगनीज कम्स बैक स्कोर्स 2 गोल और उनका रियाल के सब्स्टिट्यूट आके गोल करते हैं उनको ये मैच जितवाते हैं तो उनके लिए इतना ये इजी अफेयर नहीं रहा बट नाउ बोथ टीम्स आर थ्रू टू द सेमीफाइनल स्टेज ऑफ द कोपा डेल रे जी उस्मान जी अल्तमश, कोपा डेल रे में ये दोनों जो जाइगेंटिक क्लब्स हैं बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल मैड्रिड की क्या प्रायोरिटी है और बार्सिलोना की क्या प्रायोरिटी है। रियल मैड्रिड ने जो अपना स्क्वाड खिलाया उसके अंदर बेलिंगम भी नहीं थे, एम्बापे भी नहीं थे, उनको रेस्ट दिया क्योंकि आगे वो डाबी एथलेटिको मैड्रिड से मैच है और उनकी प्रायोरिटी यही थी कि जो है वो ला लीगा को प्रायोरिटाइज़ किया जाए जहाँ तक मुझे लगा। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक अच्छी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पहला इनका है सेमीफाइनल सिंस 2014 जी। तो और दूसरी तरफ बार्सिलोना की अगर हम टीम को देखें, मुझे थोड़ा सा एक सवालिया निशान है हैंसी फ्लिक पे भी कि लमीन यमाल को पूरे 90 मिनट्स उन्होंने खिलाया जबकि वो कन्विंसिंगली जीत रहे थे। एक एग्रीगेट स्कोर लाइन आ रही है 14-2 की वेलेंसिया के अगेंस्ट, आई मीन दे लव टू प्ले वेलेंसिया, लेकिन 90 मिनट खिलाया। और हमने ये देखा है कि जो जिस मैच में लमीन यमाल स्टार्ट करते हैं वो बार्सिलोना वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो विन परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 90-95% जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। और फिर उसके बाद हैंसी फ्लिक ये कहते हैं कि फिक्सचर कंजेशन है और इंटरनेशनल टीम से भी खेल रहे हैं और ये वो, तो आई थिंक ये उनकी एक बहुत बड़ा फ्लॉ मुझे देखा। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, लूका मॉड्रिच का पहला गोल आता है, उसके बाद एंड्रिक दूसरा गोल स्कोर करते हैं और 2-0 से वो लीड कर रहे होते हैं और काफ़ी हद तक ये लग रहा होता है कि वो बासानी जीत जाएंगे, लेकिन क्रूज जो लेगनीज का प्लेयर हैं वो 2 गोल करते हैं, एक पेनल्टी उनको अवार्ड होती है। और जब 2-2 हो जाता है तो बिल्कुल भी रियल मैड्रिड ये नहीं चाह रहा होगा कि हम एक्स्ट्रा टाइम पे जाएं, जिस तरह का स्क्वाड है और वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर एक हीरो उतरता है, गोंजालेस गार्सिया 20 ईयर ओल्ड, जिन्होंने कैस्टेला रियल मैड्रिड के लिए 21 मैचों में 19 गोल किए और वो पैकिंग ऑर्डर में एंड्रिक से नीचे हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक डाइंग मिनट में वो गोल करते हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल बार्सिलोना, फेरन टोरेस जो कि वेलेंसिया से खेलते थे, उन्होंने हैट्रिक स्कोर की। लमीन यमाल ने 2 दफ़ा वुडवर्क हिट किया। फर्मिन लोपेस का बड़ा ज़बरदस्त गोल हमें देखने को मिला और फिर इवेंचुअली लमीन यमाल जो है उनको मौका मिलता है, वो गोल स्कोर करते हैं और 5-0 की स्कोर लाइन। और मुझे ये लगता था कि ज़रूर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था हैंसी फ्लिक को इस मैच के अंदर, जो कि बिल्कुल उन्होंने किस तरह का रिस्क लिया है, बट ये दोनों टीमें बासानी जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। बिल्कुल जी लतीफ़। I really feel bad for Valencia because traditionally Spain में जो Relegation battle पे बेचारे, हाँ ही देयर ऑन 19th, जो ट्रेडिशनली नंबर 5 या नंबर 4 की मैं समझता हूँ उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी एक ट्रेडिशनली एक हिस्ट्री रही है स्पेन के अंदर। और अब जो उनका हाल हो गया है रेलिगेशन प्लेसेस में, उसके अलावा जो उनके ओनर हैं पीटर लिम, ही इज़ अ सिंगापुर बेस्ड बिलियनर और वो उन्होंने पूरी तरीके से मतलब क्लब में कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं, वो कोई उनका ट्रांसफर बजट होता ही नहीं है, कोई प्लेयर्स वो लाते ही नहीं हैं एंड एक कांस्टेंट डिक्लाइन के फेज के अंदर है लिवरपूल। और दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वेलेंसिया एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड, जब माइक एशली उनके ओनर थे और वहाँ पे भी हमने यही देखा था कि उनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं थी और वो एक जीरो ट्रांसफर सॉर्ट ऑफ एक जीरो ट्रांसफर बजट होता था, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी और वो क्लब एक डिक्लाइन में था। यहाँ पे वेलेंसिया का ये हाल है। और मतलब उसके अलावा अगर इस मैच की बात करें तो अभी 7-1 हारने के बाद वापस बार्सिलोना ने आसानी से शिकस्त दे दी। सबसे बड़ी बात ये लेवेंडोव्स्की को भी रेस्ट कराया, रोटेशन भी हुई। यमाल के अलावा बाकी जो प्लेयर्स थे, रफीनिया को भी उन्होंने स्टार्ट कराया था, रफीनिया को एटलीस्ट फिर भी उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मैच कम्प्लीटली इन कंट्रोल था। ऑन द अदर हैंड जो रियल मैड्रिड और लेगनीज वाला जो मैच था उसमें एंचेलोटी ने प्रॉपर रोटेशन की थी। हमने कोर्टवा को भी नहीं देखा, विनीसियस ने भी सिर्फ एक हाफ खेला फर्स्ट हाफ के अंदर, वो नहीं थे। रोड्रिगो को फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड हाफ में, तो वो अच्छा उन्होंने रोटेशन की। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अभी ये कुछ सेंटर बैक्स कोई बचे ही नहीं है। अलेबा को दोबारा एक नई इंजरी हो गई है, तो इस मैच में असेंसियो और गार्सिया रमोन खेल रहे थे, सॉरी असेंसियो एंड रमोन, वो दैट ही वाज आल्सो डेब्यूटेंट और पहले जो पेनल्टी वाला गोल था वो उन्हीं के हैंडबॉल की वजह से मिला था लेगनेस को। और हमने वो देखा, गार्सिया को देखा इंजरी टाइम के अंदर उन्होंने जो विनिंग गोल लिया, बिकॉज अगर वो गोल नहीं आता तो फिर मैच एक्स्ट्रा टाइम की तरफ जाता, आधा घंटा मजीद
खेलना पड़ता है और ऑब्वियसली रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू सेव द लेग्स एज वेल बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट उनका अभी वीकेंड के ऊपर एक बड़ी डार्बी है, 1 वर्सेस 2 भी है वो मैच, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मतलब 2014 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये 3 बड़ी टीम जो हैं एथलेटिको, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड आर ऑल इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द कोपा डेल रे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, इट्स गोना बी एक्साइटिंग। Lots of good matches coming up in the upcoming weeks, and on that note हम जाएंगे छोटे से ब्रेक की जानिब। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद we'll discuss Copa Italia, Neymar making his debut for Santos, and Ruben Amorim actually openly saying that his job could be at risk as well. All that and more after this very short break. ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले वी डिस्कस द EFL कप, जिसके अंदर द कंक्लूजन वाज दैट लिवरपूल एंड न्यूकासल हैव रीच्ड द फाइनल्स। उसके बाद वी डिस्कस द कोपा डेल रे इन स्पेन, और उसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल सोसिएदाद। अब आगे बढ़ते हैं, एक और कप कॉम्पिटिशन, एक और मुल्क, टॉकिंग अबाउट इटली एंड द कोपा इटालिया। उसके अंदर बोथ द मिलान टीम्स वर इन एक्शन। इंटर मिलान वेंट आउट टू फियोरेंटीना, लेकिन AC मिलान वन देयर मैच वर्सेस ट्रेडिशनल राइवल्स AS Roma, which is being led by Claudio Ranieri these days, and 3-1 से ये जीतते हैं AC Milan, and João Felix अपने डेब्यू पे यहाँ पे गोल करते हैं, and the former boy of AS Roma, Tammy Abraham, he scores against his former club. Let's have a look at the highlights and then discuss this match and Copa Italia further. सिर्फ क्लाउडियो रेनियरी हैं जो हार के भी ऐसे स्माइल देते हैं कि बस उन पे जो है प्यार आ जाता है। क्या मैनेजर हैं, इटर्नल, क्या कहेंगे उस्मान? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो 60 मिलियन का चेल्सी ने जॉ फिलिक्स को जो है वो खरीदा, और फिर उसके बाद 5 मिलियन का लोन आउट कर दिया है, और कोई 45 मिलियन नहीं था मेरा, 60 मिलियन के आसपास। मे बी आप करेंसीज, वो आपकी करेंसी अलग होगी, इनकी अलग होगी, जो चले आप 45 समझ लें। बट आप देखें कि ये ऐसा प्लेयर है जिस पे जो एथलेटिको मैड्रिड ने इन्वेस्टमेंट की 125 मिलियन, उसके बाद ये इनका स्टेंट चेल्सी में भी हुआ, फिर बार्सिलोना गए, फिर वापस चेल्सी, और उन्होंने साबित करके दिखाया। जो नए 2 साइनिंग्स हैं, सैंटियागो हिमेनेज़ और जॉ फिलिक्स, सब्स्टिट्यूट होके आते हैं और क्या बेहतरीन जो लूप गोल स्कोर करते हैं। बस से पहले टैमी अब्राहम के 2 गोल आते हैं ब्रेस अगेंस्ट जो लोनी है, यानी कि रोमा ने उनको लोन किया हुआ AC मिलान को। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि एक कन्विंसिंग विक्ट्री थी ओवरऑल, सही है। 1 गोल रोमा ने भी स्कोर किया, बट कोई मैच नहीं था इन टर्म्स ऑफ देयर अटैकिंग थ्रेट्स। और हमने देखा एल्वारो मोराटा को जो है वो गलातासराय जो है वो वहाँ पे भेज दिया गया। तो काफ़ी अच्छी जो है विंटर विंडो रही है AC मिलान की। काइल वॉकर भी हमें नज़र आ रहे हैं, और वो सिटी वाले वॉकर नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट वॉकर हमें नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक एक बड़े अच्छी रिसर्जेंस AC मिलान की है, और कप कंपटीशन में जैसे इंटर मिलान भी बाहर हो गया है, तो अगर हम देख रहे हैं कि तो बड़ा एक अच्छा मौका है AC मिलान के लिए कि वो आगे जाके इस ट्रॉफी को अपने नाम करे। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव बाय देम इन द विंटर विंडो, एंड बिसाइड दे आर प्लेइंग quite well as well. जब से नए मैनेजर आए हैं, बिल्कुल has been a turnaround. जी बिल्कुल अल्टीमेट बड़ी जो उनकी लीग में सिचुएशन है, दे आर नंबर 8th ऑन द टेबल, सो दे नीड दिस मोमेंटम, दे नीड दिस विक्ट्रीज इन द कोपा डेल रे। और ऑब्वियसली जो फील गुड फैक्टर जो नए मैनेजर लेकर आए, बिकॉज उनका आई थिंक पहले दूसरा गेम था जब उन्होंने सुपर कोपा इटालिया जिता दिया था, उसके बाद से एक डेफिनेट शिफ्ट हुआ है। और जो विंटर विंडो उनका रहा है एब्सोल्युटली बिन ब्रिलियंट, सैंटी हिमेनेज़ बहुत हाईली रेटेड फॉरवर्ड फाइनवुड से उनको लेकर आए वो, प्लस जो जॉ फिलिक्स वाली डील थी, आप वेरी स्मार्ट पीस ऑफ बिजनेस। 5 मिलियन का लोन फी दिए सिर्फ, और मतलब सैलरी पूरी वो दे रहे हैं, बिकॉज जॉ फिलिक्स अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस विद द राइट मैनेजर वो एक बहुत लीथल प्लेयर हो सकते हैं अगर उनको फ्री रोल मिला जाए नंबर 10 वाली पोजीशन के अंदर। प्लस वो
सॉटल भी लेकर आए इसके अंदर। इस गेम के अंदर हमने देखा सॉटल आल्सो केम ऑफ द बेंच, ही इज अ लेफ्ट विंगर। मतलब पुलिसिच और ऑलरेडी लियाओ वो भी लेफ्ट पे ही खेलते हैं, तो मतलब दे वेरी वेल स्टॉक्ड ऑन द लेफ्ट विंग। मुराटा ऑब्वियसली गैलाटासराय दे के वो फंड्स उन्होंने रिलीज किए कुछ, प्लस काइल वॉकर एज वेल, रूबन लॉफ्टस-चीक, और मतलब ये टैमी एब्राहम भी उन्हीं के हैं, और ये फिकायो टोमोरी भी उन्हीं के हैं, पुलिसिच भी उन्हीं के। तो एक चेल्सी की जो है ना एक अच्छी खासी खेप उन्होंने रखी भी है एसी मिलान के अंदर। एंड बट यू नो राइट कि एसी मिलान के पीछे एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है यूएस की, मे बी रेडबर्ड। बिल्कुल, तो वो एक अच्छी सिनर्जी है, सारे चेल्सी के लड़के यहाँ पे आ जाते हैं, फिलिक्स भी आ गए। तो इस गेम की अगर बात करें तो देखिए रोमा ने वीकेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा रोटेशंस की थी लीग के अंदर, बिकॉज वो प्रायोरिटाइज कर रहे थे इस कोपा इटालिया के गेम को। और यहाँ पे हमने डिबाला को और डुबविक को स्टार्ट करते हुए हमने देखा, जो कि नहीं थे वीकेंड पर, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। और यहाँ पे माइक मेनिया ने भी बड़ी दो ज़बरदस्त अच्छी सेव्स की, एक उसकी डुबविक की और दूसरी एक शोमरोडोफ की। सो आई मीन डेफिनेटली ओवरऑल गेम प्ले की अगर बात करें तो एसी मिलान डिजर्व टू गो थ्रू सिंपली बिकॉज ऑफ हैविंग अ मच बेटर बेंच स्ट्रेंथ, और ओवरऑल गेम प्ले भी उनका बहुत बेहतर था इस गेम में। चलिए बिल्कुल ठीक है, अब देखते हैं कि आगे जाके कोपा इटालिया में क्या होता है। बट फिलहाल हमने पिछले शो में बात की थी कि नेमार इज गोइंग टू मूव टू सैंटोस फ्रॉम अल हिलाल। फाइनली उनका डेब्यू हो गया और डेब्यू मैच एक गोल से बराबर रहता है, लेकिन इस मैच के अंदर एटलीस्ट उनको बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिला सैंटोस के क्लब और उनके फैंस की जानिब से। लेट्स हैव अ लुक एट दोस विजुअल्स। और इनका पहला मैच जो है वो एक गोल से बराबर रहता है। जेंटलमैन, क्विक कमेंट्स, कैसे देखते हैं हिम रिटर्निंग टू सैंटोस एंड जो 6 महीने का एक डील है, डू यू थिंक कि अपनी फिटनेस को ये रिगेन करेंगे और एक जो फुटबॉल की डिसिप्लिन है वो अपनी लाइफ में ला सकेंगे, क्योंकि इन पे ब्राज़ील भी डिपेंड कर रहा है, अगले जो साल वर्ल्ड कप है। लेकिन 90% का सैलरी कट लिया है इन्होंने अल हिलाल में, जो कि ये कमा रहे थे। सैंटोस तो दे ही नहीं सकता है ना वो 135,000 पर मंथ, नॉट इवन अ वीक। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आई थिंक मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि नेमार जिस तरह के प्रॉब्ली इज मेड ऑफ ग्लास और समथिंग, जो इंजरी क्राइसिस उन्होंने देखा है, अगर वो फिट रहते मुझे लगता है मेसी के बराबर के प्लेयर थे। और आई थिंक बिल्कुल यही है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पे शायद इतना काम नहीं किया है, जो उनको डिसिप्लिन लाना चाहिए था वो लाए नहीं। बट ये जो मूव है सैंटोस का, वो बेसिकली 6 मंथ्स का है, और वो यही एक मकसद है कि ही वुड वांट टू कम बैक टू यूरोप। और मैं समझता हूँ कि अगर, और इस मैच की भी मैंने कुछ झलकियाँ देखी जिसमें 2-3 ऐसे रफ टैकल्स थे जो नेमार जो है वो डर ही लग रहा था कि अब पता नहीं उठेंगे या नहीं उठेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड मैच। उनकी एक फिटनेस का भी एक अच्छा इम्तिहान हुआ, और कुछ उन्होंने अपने कुछ शॉट्स भी ऐसे लिए जो गोलकीपर को बड़ी मुश्किलात का सामना क्विक कमेंट्स। तो बेसिकली वो सैंटोस जाने का मेन मकसद जो उन्होंने कहा कि ये कि टू रीगेन हिज लव फॉर द गेम, बिकॉज अब वो इतना ज़्यादा आउट रहे हैं, और यू नो सिंस लीविंग बार्सिलोना, मतलब एक के बाद एक हर साल कोई ना कोई मैसिव इंजरी उनको आई है। तो अभी वो उनका सिर्फ ये है कि एक रिहैब पीरियड ही है मेरे ख्याल से 6 महीने का, अपने आप को फिट रखें और डिस्कवर हिज लव फॉर द गेम, एंड देन ऑब्वियसली शायद वो यूरोप में दोबारा रुख करेंगे। लेकिन व्हेन आई सी दिस मैन, बड़ा एक क्लियर एग्जांपल है अ मैन ऑफ वेस्टेड पोटेंशियल, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड की जो उनकी इंसिडेंट्स हैं वो ज़्यादा चर्चा में रहे हैं बजाय उनकी फुटबॉलिंग अचीवमेंट्स के। सारे ब्राजीलियन प्लेयर भी ऑफ द फील्ड में चर्चा में, तो वो उसी बात का फिर खमियाजा भुगत रहे हैं कि हर साल इतनी जो इंजरीज होती हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलें जी, अब कुछ बात करते हैं रूबन अमोरिम की, क्योंकि कल मैच होगा FA कप का बिटवीन देम एंड लेस्टर सिटी, और उस मैच से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ही हैड अ फ्यू वर्ड्स फॉर रैशफोर्ड एंड ही आल्सो सेड कि भाई थिंग्स आर नॉट वेरी इजी एंड रिजल्ट्स अगर नहीं आए तो इवन ही कुड बी आउट ऑफ दिस क्लब एज वेल। लेट्स हैव अ लिसन इन। रूबन अमोरिम स्पीकिंग ऑन रैशफोर्ड एंड जैसे उन्होंने कहा वी आर फाइटिंग फॉर आवर जॉब्स। आपको लगता है कि अगर ये भी नहीं चले तो इनको भी जो है खराबात कर दिया जाएगा? देखिए जो पिछले 4-5 जो यूनाइटेड के मैनेजर्स रहे हैं, यूनाइटेड ने जो कॉम्पनसेशन पे की है, एक तो वो भी मेरा ख्याल है फाइनेंशियल फेयर प्ले में उसका भी तस्करा ज़रूर होगा। तो ये जो स्टेबिलिटी है वो ये नहीं कर सके, और जो जिस तरह के रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ उनको मौका ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स एक इनकी अपनी टीम होनी चाहिए कि अपने प्लेयर्स ये लेकर आएँ और जो अपनी फ़िलॉसफी इंस्टिल करना चाहते हैं, मौका ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर समहाउ, जो कि लगता शायद नहीं है, रेलेगेशन बैटल के आसपास होंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि शायद कप कंपटीशन में भी जी लतीफ, मतलब सारे ही इज प्लेसिंग ऑल हिज एग्स इन द कप कंपटीशन, बिकॉज वही वो चीज़ है जो जो एक चैंपियन लीग का रूट बन सकता है अगर वो यूरोपा लीग जीतते हैं।
उसके अलावा लीग में तो जैसे लास्ट मैच करने हमने देखा था कोबी मेनू को नंबर 9 खिला रहे, तो वो लीग को शायद एक एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह या एक प्रैक्टिस मैच की तरह लेंगे और अपना फोकस शायद कप कंपटीशन पे Even at this रखेंगे। press conference, he did say, "Okay, finally now I will get time to practice with my players and implement my philosophy, and we will get time together." क्योंकि जब से वो आए, जी। they've been on the go back to बिल्कुल, back. बिल्कुल, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टाइम ही नहीं मिल रहा और क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा है, हैंस हमारे शो पे हमें भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि इतना फिक्सर कंजेशन है, you have to get so much covered, but now we do have a little time and 2024 के जो बेस्ट फनी मोमेंट्स थे प्रीमियर लीग के ज़रा वो शेयर करते हैं आपके साथ। And these are the funny moments of 2024. And this was also a funny moment that I missed my producer's cue altogether. So these things happen on live programs. And on that very note, thank you very much for being with us. उस्मान आपका बहुत शुक्रिया. Thank you for being on the program. अदील आपका भी बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह से बहुत जल्द मुलाकात होगी आप सबसे. On that note, take good care of yourselves from behalf of the entire team of Kickoff. Take good care and Allah Hafiz for now.